झारखंड में नगर निकाय चुनाव की हुई घोषणा। 48 निकायों में 23 फरवरी को होगी वोटिंग, 27 फरवरी को की जाएगी मतगणना। झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनाव की घोषणा कर दी है। सभी नगर निकायों में 23 फरवरी सोमवार को वोटिंग होगी। 48 निकायों में मतदान एक ही दिन होगा। वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जाएगी। वही 27 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तिथि रखी गई है। 5 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी होगी। इसके बाद कैंडिडेट्स को 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह नगर निकाय चुनाव कई मायनों में खास है। ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद राज्य में पहली बार नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। इन 48 निकायों में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। यहाँ वर्ष 2020 से ही चुनाव लंबित थे। उस समय कोरोना महामारी के कारण सरकार ने निकाय चुनाव स्थगित कर दिए थे। बाद में ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट को लेकर निर्णय में देती होती रही। अंततः हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और समय सीमा तय करने के बाद चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। झारखंड निकाय चुनाव 2026 43 लाख वोटर्स तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत। 15 इलाकों में महिलाओं का दबदबा। तो झारखंड में शहरों की सरकार चुनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को मिलाकर कुल 48 निकायों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में इस बार कुल 43,33,574 वोटर्स अपनी सरकार चुनेंगे। अगर इसे बारीकी से समझे तो इन 48 इलाकों के 1087 वार्डों में चुनाव होने हैं, जहाँ जनता अपने पार्षद और मेयर के लिए वोट करेगी। जो है वोटर्स के आंकड़ों पर नजर डाले तो इस बार पुरुषों की संख्या 22,07,203 है। वही महिलाएं भी पीछे नहीं है। उनकी संख्या 21,26,227 तक पहुंच गई है। साथ ही 144 थर्ड जेंडर वोटर्स भी इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस बार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुल 48 में से 15 इलाके ऐसे हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। यानी इन जगहों पर जीत हार का फैसला पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगा। शहरों के विकास की चाबी अब जनता के पास है, चाहे वो नगर निगम हो या छोटी नगर पंचायतें। हर जगह उम्मीदवारों को महिलाओं का भरोसा जीतना होगा, क्योंकि 15 इलाकों में तो वही किंग मेकर की भूमिका में है। झारखंड के 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। ठंड और कुहासे का रहेगा असर। तो झारखंड के 4 जिलों में आज बुधवार को कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। यह मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बने निम्न दबाव के कारण हो रहा है, जिसकी स्थिति उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके असर से 29 जनवरी को भी राज्य भर में सुबह के समय हल्के दर्जे का कुहासा छाने की संभावना है, जबकि दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वही 30 और 31 जनवरी को राज्य के कई इलाकों में सुबह हल्का कुहासा रहेगा और इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति 2 फरवरी तक बनी रह सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 30.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान रांची में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को रांची और आसपास के इलाकों में सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बादल छा गए। इस दौरान मध्यम गति की ठंडी हवाएं चली, जिससे लोगों को कनकनी महसूस की गई। गुमला में पेड़ से टकराई बाइक, 3 नाबालिगों की दर्दनाक मौत। बिना हेलमेट एक ही बाइक पर सवार थे तीनों। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। गुमला जिले के सिसे प्रखंड स्थित पूसो थाना क्षेत्र के सुरसा कोठारी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 3 किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों एक ही बाइक पर बिना हेलमेट लगाए सवार थे और एक पेड़ से टकरा गए। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले के भंडारा थाना क्षेत्र के मलंग टोली गाँव निवासी अमन उरांव 15 वर्षीय, मुन्ना उरांव 16 वर्षीय और सहदेव उरांव 16 वर्षीय के रूप में हुई है। ये तीनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। पूसो थाना के एसआई राखो हरि महतो ने बताया कि मृतक के परिजन बबलू उरांव के अनुसार तीनों किशोर सोमवार शाम सुरसा कोठारी गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे। वहां से लौटते समय कोठारी बाजार के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मंगलवार को शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। दावोस और लंदन की यात्रा को सीएम ने बताया झारखंड के लाभदायक। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और लंदन की यात्रा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड लौट आए हैं। विधायक कल्पना सोरेन के साथ मंगलवार शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री का स्वागत करने वालों में सांसद महुआ माझी, झामो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे सहित कई प्रमुख नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने ढोल नगाड़ों के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस यात्रा को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से झारखंड ने भी एक बड़े पटल पर अपनी बात रखने का बेहतर प्रयास किया है। समय समय पर आप सभी लोगों को खबरें भी मिलती रही हैं। सरकार की ओर से हम लोगों ने दावोस और लंदन में झारखंड की आवाज पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल से खरीदा जा रहा था पार्ट, फिर तैयार किए जा रहे थे 2 ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल। पलामू पुलिस की कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे। झारखंड के पलामू में एक मोबाइल फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री में फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मोबाइल असेंबल किया जा रहा था। इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है। पलामू पुलिस ने पाकी थाना क्षेत्र के खाप गाँव से 112 मोबाइल का मदरबोर्ड, 335 2 अलग अलग ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल समेत अन्य सामग्री बरामद की है। अवैध फैक्ट्री चलाने के आरोप में खाप के रहने वाले विक्लप कुमार और पाकी के रहने वाले रंजित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पाकी के इलाके में मोबाइल
जो रिफर्निश्ड एवं असेंबल किया जा रहा है। इसकी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि पश्चिम बंगाल से मोबाइल का मदरबोर्ड खरीदा गया था, जबकि उसके पार्ट स्थानीय स्तर पर और बंगाल में खरीदे गए थे। पश्चिम बंगाल में 200 से 250 रुपए मदरबोर्ड खरीदा जाता था, जबकि 600 से 700 दुकानदारों को सप्लाई किया जाता था। दुकानदारी से 1000 से 1200 रुपए बेचते थे। देश के 2 नामी कंपनियों के नाम पर ये मोबाइल तैयार किए जाते थे। 5 डे वर्किंग की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल, झारखंड में दिखा खास असर। 5 दिवसीय कार्यप्रणाली 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। हड़ताल के कारण एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित सभी सरकारी बैंक शाखाएं बंद रही। 3 दिन के अवकाश के बाद लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने से आम ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में केवल 5 दिन कार्य और शनिवार रविवार की साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के तहत बैंक कर्मियों को रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है। बैंक यूनियनों का कहना है कि वर्ष 2024 में केंद्र सरकार और बैंक यूनियनों के बीच 5 डे वर्किंग को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसी देरी के विरोध में यूनियनों ने आंदोलन तेज करते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया। हालांकि हड़ताल के दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे कि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सामान्य रूप से चालू रही, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक खुले रहे। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, कितना खर्च कर सकता है एक कैंडिडेट, जाने तो झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। चुनाव में प्रत्याशी 1 से 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। यह व्यवस्था चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और धनबल के दुरुपयोग पर रोक लगाने की लागू की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग खर्च सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा जनगणना 2011 के अनुसार स्थानीय शहरी निकायों की आबादी के आधार पर तय की गई है। जिन नगर निगमों की आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां मेयर पद के लिए कैंडिडेट अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इतनी ही आबादी वाले नगर निगम के वार्ड पार्षदों के लिए खर्च की सीमा अधिकतम 5 लाख रुपए तय की गई है। जिन नगर निगमों की आबादी 10 लाख से कम है, वहां मेयर पद के लिए कैंडिडेट अधिकतम 15 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वही वार्ड पार्षद अधिकतम 3 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वही 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में अध्यक्ष पद के लिए 10 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 2 लाख रुपए खर्च करने की अधिकतम सीमा तय की गई है। इसी तरह 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपए अधिकतम सीमा तय की गई है। जिन नगर पंचायतों की आबादी 12,000 से अधिकतम 40,000 है, वहां अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। रामगढ़ के सांडी में आदिवासियों ने 7 मंजिले भवन की बाउंड्री तोड़ी, लगाया अवैध कब्जे का आरोप। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र के तिलैया सांडी में आदिवासी समाज के लोगों ने 7 मंजिले भवन की 4 दीवारी व गेट को तोड़ दिया। आदिवासी जन परिषद के नेता प्रकाश मुंडा ने बताया कि खाता नंबर 75 व प्लॉट नंबर 627 की कुल 84 डिसमिल जमीन मुंडा समाज की गंगवा मुंडा की खतियानी है। कुछ गैर आदिवासी लोगों ने फर्जी तरीके से कागज बनवाकर उक्त जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वे उक्त जमीन पर 7 मंजिला भवन बनवा रहे हैं, जो की गैर कानूनी है। उक्त जमीन को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष मंगलवार को तीर धनुष, तलवार, भाला लेकर पहुंचे और बन रहे भवन की 4 दीवारी व गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। भवन पर सरना झंडा लगा दिया। सूचना पाकर कुज्जू थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और वहां सरना झंडा लगा दिया। पाकुड़ में स्कूल बस की चपेट में आया युवक, हुई मौत। आक्रोशित भीड़ ने डीपीएस स्कूल पहुंच 4 बसों को किया क्षतिग्रस्त। 9 घंटे जाम रहा सड़क। पाकुड़ दुमका मेन रोड पर गांधी चौक के पास मंगलवार को सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान 22 साल के मृदुल चंद्र के रूप में हुई है। युवक को डीपीएस स्कूल के बस ने अपनी चपेट में ले लिया। इधर मुआवजे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग डीपीएस स्कूल पहुंचे। वहां पथराव कर 4-5 बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने लाठी चटकाने के साथ आंसू गैस छोड़कर भीड़ को वहां से तितर-बितर किया। पथराव में महिला चौकीदार नील मुनि टुड्डू घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार डीपीएस स्कूल की बस रेलवे फाटक की ओर से हिरन चौक की दिशा में जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार युवक ने बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। ओवरटेक करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे बस के पिछले पहिए के नीचे गिर पड़ा। बस का पहिया युवक के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग कुछ देर के लिए सन्न रह गए। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके बावजूद 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, जो जानलेवा साबित हो रहा है। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय भीड़ कम रहने के कारण कई स्कूल बसें तेज गति से चलती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 9 घंटे की जाम आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए नगद मृतक के परिजनों को दिया गया। इसके अलावा डीपीएस में परिजन के एक सदस्य को नौकरी देने, जो परिजन को आवास योजना का लाभ और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया गया।
जमशेदपुर में ट्रक ऑटो की टक्कर, मकदम छठघाट के पास हुआ हादसा, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र स्थित मकदम छठघाट के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक तथा ऑटो के बीच सीधी टक्कर में ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार ट्रक ने अचानक संतुलन खो दिया और उसने जो सामने से आ रही ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार यात्री अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घायलों की पहचान वर्मा माइंस निवासी रोहन सरदार, महावीर, कृष्ण कुमार, राजेश कुमार और गणेश शाह के रूप में हुई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। रिम्स में नर्स से मारपीट के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ठप, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। रिम्स में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीज के परिजनों द्वारा एक नर्स के साथ मारपीट की घटना के बाद संस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई है। घटना से आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल की घोषणा करते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मेडिसिन विभाग में इलाज के लिए भर्ती मरीज हबीब अंसारी के परिजनों ने नर्स अनुपम के साथ गाली गलौज और मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने खुद को मंत्री का आदमी बताते हुए न सिर्फ धमकाया बल्कि शारीरिक हमला भी किया। घटना के बाद से नर्सिंग स्टाफ में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में नर्सें ट्रॉमा सेंटर के बाहर एकत्रित होकर रिम्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। नर्सों का कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक संस्थान की सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। नर्सिंग स्टाफ का साफ कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर यदि स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित नहीं हैं, तो वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कर पाएंगे। चतरा में हाथी का आतंक, हमले में एक मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। चतरा जिले में हाथी ने एक बार फिर जमकर उत्पात मचाया है। हाथी के आतंक से एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग और रांची रेफर किया गया है। मृतक की पहचान गढ़वाडी निवासी 32 वर्षीय मनोज भुइयां के रूप में हुई है। मनोज भुइयां के परिवार में पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मनोज भुइयां, विकास और कामेश्वर एक ही बाइक पर सवार होकर काम खत्म करने के बाद अपने घर गढ़वाडी लौट रहे थे। इसी दौरान कर्मा मोड़ के पास अचानक एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी को सामने देख तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश में बाइक से असंतुलित होकर गिर गए। बताया जाता है कि गिरने के दौरान मनोज भुइयां बाइक में ही दब गए, जिससे हाथी ने उस पर हमला कर दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वही हाथी ने विकास और कामेश्वर को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए विकास को रांची और कामेश्वर को हजारीबाग रेफर किया गया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने कहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथी के आतंक से निजात दिलाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। चाईबासा में मेले से लौट रहे ग्रामीणों का कैंपर वाहन पलटा, मातम में बदली खुशियां। मेला देखकर लौट रहे ग्रामीणों का कैंपर वाहन अचानक पलट गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सोमवार शाम की है। सभी जिले के जटिया थाना क्षेत्र के कुंदरी झोर गांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित मेला देखकर लौट रहे थे। दुर्घटना वाहन के तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने से हुई। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस मेला देखकर सभी लोग अपने गाँव लतार कुंदरी झोर लौट रहे थे। इसी बीच परम साई टोला के पास वाहन मोड़ पर अपना संतुलन खो दिया और पलट गया। दुर्घटना के बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई। लोगों ने कई बार 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। तब मुखिया जैनापूर्ति ने अपने खर्च पर वाहन से सभी घायलों को टिस्को अस्पताल नोवा मुंडी भिजवाया, जहां सभी का इलाज जारी है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। ग्रामीणों में 108 एम्बुलेंस सेवा की देरी को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। निकाय चुनाव, पूर्व विधायक संजीव सिंह ने धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए पेश की दावेदारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा पत्र। 2026 के नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी की औपचारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को एक पत्र भेजा है। पत्र में संजीव सिंह ने खुद को एक प्रतिबद्ध, अनुशासित और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता बताया है और कहा है कि वह शुरू से ही संगठन की विचारधारा और राष्ट्रीय हित के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपता है तो वह धनबाद शहर के सर्वांगीण विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। झारखंड जेल पैरामेडिकल स्टाफ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू। झारखंड राज्य के कारागारों में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए झारखंड जेल पैरामेडिकल स्टाफ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 JJPSCCE 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई है। आयुष्मान ESIC में कंसल्टेंसी फीस तय। MBBS 350 और सुपर स्पेशलिस्ट 700 से अधिक नहीं ले सकेंगे। आयुष्मान भारत और ESIC योजना से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा और निर्णायक बदलाव लिया गया है। निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की कंसल्टेंसी फीस को लेकर लंबे समय से चल रही मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट सीमा तय कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत और ESIC संबंधित निजी व सूचीबद्ध अस्पतालों में डॉक्टर तय सीमा से अधिक कंसल्टेंसी फीस नहीं ले सकेंगे। इसके अनुसार MBBS डॉक्टर अधिकतम 350 रुपए और
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अधिकतम 700 से अधिक कंसल्टेंसी फीस वसूल नहीं सकेंगे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब देश भर से इलाज के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुलभ और मरीज केंद्रित बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक बिना किसी दबाव के पहुंच सके। मनरेगा बचाओ आंदोलन 2 फरवरी को रांची में राज्य भर के मजदूरों का जुटान। मनरेगा के नए कानून के विरोध और इसे पूरी सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर 2 फरवरी को रांची में राज्य भर के मनरेगा मजदूरों का बड़ा जुटान होगा। झारखंड नरेगा वॉच के आह्वान पर आयोजित इस राज्य स्तरीय सभा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल होंगी। कार्यक्रम बापू वाटिका मोरहाबादी रांची में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो के नारे के साथ 20 वर्ष पहले लागू हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को रोजगार और सम्मान दिया है। मजदूर संगठनों का कहना है कि मनरेगा से गाँव में विकास हुआ, पलायन रुका, दलित, आदिवासी व भूमिहीन परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ। आयोजकों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वीबी रामजी 2025 कानून पारित कर मनरेगा को कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि यह बदलाव काम के अधिकार पर सीधा हमला है, क्योंकि नई व्यवस्था में रोजगार, बजट, मजदूरी और काम की अवधि का फैसला पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में रहेगा। मजदूर संगठनों का कहना है कि इस कानून का सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित और आदिवासी परिवारों पर पड़ेगा। गाँव में जो है काम की कमी से पलायन, बाल मजदूरी और शिक्षा से बच्चों के बाहर होने जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। अपहृत युवा उद्यमी कैरो गांधी सकुशल बरामद। एसएसपी ने कहा, पुलिस के दबाव में अपहरणकर्ता छोड़कर भागे। जमशेदपुर के प्रसिद्ध उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र 24 वर्षीय कैरो गांधी का अपहरण 13 जनवरी 2026 को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया से हुआ था। जिला पुलिस ने लगातार कार्रवाई और दबाव के कारण अपहरणकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि वे कैरो को छोड़कर फरार हो जाएं। कैरो को सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों के पास पहुंचाया गया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि 13 जनवरी को कैरो गांधी का अपहरण कर लिया गया था। परिवार ने बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज की। जांच के दौरान कैरो की कार जो कांदर बेड़ा के पास मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बंगाल, ओडिशा, बिहार सहित अन्य राज्यों में छापेमारी की, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता कैरो को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। बढ़ते पुलिस दबाव के कारण अपहरणकर्ताओं ने आधी रात जीटी रोड पर चौपारण बर्रीखंड हजारीबाग के पास में कैरो गांधी को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कैरो को तुरंत सुरक्षित बरामद कर लिया और परिजनों के आग्रह पर उन्हें आवास पहुंचाया गया। कैरो गांधी 27 जनवरी की सुबह करीब 4:30 बजे घर पहुंचे। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि मामले में किसी तरह का ट्रांजैक्शन फिरौती हुआ है या नहीं, इसकी जांच जारी है। अपहरण को अंजाम देने वाले गैंग की पहचान की जा रही है। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा के साथ देवघर और धनबाद में बजा चुनावी बिगुल। जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इसी कड़ी में देवघर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही देवघर में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए 3 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को तय खर्च सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। वही उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने आगे बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का चयन कर लिया गया है और वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कोषांगों का भी गठन किया जा चुका है। क्वार्टर अलॉट फिर भी जर्जर मकान में रहने को मजबूर। धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा। सदर अस्पताल में सालों से सेवाएं दे रही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने विभागीय लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिन कर्मचारियों के कंधों पर मरीजों की सेवा की जिम्मेदारी है, वही कर्मचारी आज खुद छत के लिए भटकने को मजबूर हैं। सरकारी क्वार्टर अलॉट होने के बावजूद आवाज नहीं मिलने से गुस्साई महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करके जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रही महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीधे तौर पर विभागीय लापरवाही और मिलीभगत की वजह से उन्हें जानबूझकर क्वार्टर से वंचित रखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि सदर अस्पताल में यूनिट क्लर्क पद पर कार्यरत 3 कर्मचारियों को करीब 2 साल पहले सरकारी क्वार्टर अलॉट किया जा चुका है, लेकिन आज तक ना तो मिली और न ही रहने की इजाजत। हैरानी की बात यह है कि बिना क्वार्टर मिले ही कर्मचारियों के वेतन से हर महीने किराया काटा जा रहा है। एक तरफ वेतन कटौती, दूसरी तरफ रहने को छत नहीं। शायद यही वजह है कि अब महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। रांची के चंदवे में आजसू पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। सुदेश महतो बोले, राज्य नवनिर्माण का संघर्ष और तेज होगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने देवी मंडप चंदवे रांची में आजसू पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी कार्यालय खुलने से आम जनता को संगठन से जुड़ने में सुविधा मिलेगी और पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जनसेवा के कार्यों को और प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। अपने संबोधन में सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी ही झारखंड के नवनिर्माण के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएगी और युवा शक्ति को एक नई दिशा देगी। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को बताया अहम। कहा विदेशी इन्वेस्टर भी राज्य में निवेश के लिए है तैयार। नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार मंगलवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोडरमा पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को झारखंड के विकास के लिए काफी अहम बताया है। उन्होंने कहा कि दावोस और लंदन का दौरा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और विदेशी इन्वेस्टर भी मुख्यमंत्री की बातों से सहमत होकर राज्य में निवेश के लिए काफी उत्सुक दिखे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर विदेशी निवेशकों के साथ रणनीति तैयार की गई है। इधर मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर भाजपा के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सवाल उठा रही है तो उसे भी 11 सालों का हिसाब किताब देना होगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद न सिर्फ सत्ता का विस्तारीकरण होगा बल्कि शहर की सरकार बनने से राज्य में विकास गति और तेज होगी। नगर विकास और पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री का संभावित कोडरमा दौरा 5 फरवरी को संभावित होने वाला है, जिसकी समीक्षा के लिए वह यहाँ पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के संभावित कोडरमा दौरे को लेकर कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। बोकारो में शराबी ट्रेलर ड्राइवर ने कई वाहनों को रौंदा, 11 वर्षीय बच्चे की मौत, दर्जन भर घायल, चालक हिरासत में। बोकारो जिले के पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। कासी झरिया के काजू बागान के पास एक अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 टेम्पो, एक बाइक और साइकिल सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पश्चिम बंगाल निवासी 11 वर्षीय सुरेश महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चास से पुरलिया की ओर जा रहे ट्रेलर का चालक शराब के नशे में धुत था। उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कुर्रा से लेकर कासी झरिया तक लगभग 5 स्थानों पर ट्रेलर ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। ट्रेलर ने पहले एक टेम्पो को चपेट में लिया, फिर लगातार आगे बढ़ते हुए 3 टेम्पो, कई बाइक और साइकिल सवारों को रौंदते चला गया। एक बाइक ट्रेलर के नीचे फंस गई, जिसके बाद चालक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पुरलिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पिंडराजोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता कराची में भव्य शुभारंभ। झारखंड की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मेजबानी में मंगलवार को 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, खेल निदेशक आसिफ इकराम, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित एवं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शुमराय टिट्टे, झारखंड हॉकी की कोषाध्यक्ष असरिता लकड़ा तथा फील्ड ऑफिसर अश्वनी कुमारी मालवीय शामिल हुए। उद्घाटन समारोह की शुरुआत वंदे मातरम की प्रस्तुति एवं सभी अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित के साथ हुई। वही खेलो झारखंड थीम संघ ने खिलाड़ियों में उत्साह का संचार किया। इसके बाद लोक नृत्य एवं झारखंड की पारंपरिक जनजातीय संगीत मनमोहक प्रस्तुति हुई। पलामू में 2 हाथी दांत के साथ तस्कर गिरफ्तार। मिर्चैया वाटरफॉल के पास वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई। पलामू टाइगर रिजर्व के गारू पश्चिमी प्रक्षेत्र अंतर्गत मिर्चैया वाटरफॉल के पास हाथी दांत तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर की संयुक्त टीम के साथ छापामारी कर 2 हाथी दांतों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सचिन कुमार गुप्ता 25 वर्षीय के रूप में हुई है, जो बारेसार निवासी अशोक प्रसाद का पुत्र है। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल 12 फरवरी को। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2025 के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। फेडरेशन ने केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस सौंप दिया है। फेडरेशन ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2025 और राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 सस्ती बिजली, सार्वजनिक स्वामित्व, संघीय ढांचे और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। वितरण में मल्टी लाइसेंसिंग, जबरन स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन में पीपीपी एवं टीबीसीबी मॉडल, संचालन का आउटसोर्सिंग और नौकरियों का ठेकेदारीकरण बिजली क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। गणतंत्र दिवस पर थाना प्रभारी का रील वायरल। थाना परिसर में वर्दी पहनकर पत्नी संग किया डांस, विभागीय जांच के आदेश। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना परिसर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ वर्दी में डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर सोनू चौधरी पूरी वर्दी में थाना परिसर के भीतर अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं। वीडियो के एक हिस्से में वह अपनी पत्नी को पुलिस की टोपी पहनाते हुए भी दिखते हैं। गणतंत्र दिवस जैसे गरिमामय अवसर पर थाना परिसर में इस तरह की गतिविधि को लेकर लोगों ने पुलिस की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैलने के बाद यह मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कोडरमा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों के सामान जलकर राख, पीड़ित परिवार ने मांगा मुआवजा। कोडरमा जिले के सतगामा प्रखंड स्थित राजावर गांव में मंगलवार को एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दिनेश यादव के मकान में बिजली के मुख्य तार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से यह भीषण आग लगी। शुरुआत में एक छोटी चिंगारी से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की तत्परता और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते आग बुझ जाने के कारण इससे आस पड़ोस के घरों में फैलने से रोका जा सका, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना की सूचना मिलते ही सतगामा थाना के एएसआई सरन टोपनो अपने सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस आगजनी से गृहस्वामी दिनेश यादव को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा लगभग सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है।
जामताड़ा में वीबीजी रामजी जन चौपाल कार्यक्रम, नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को जामताड़ा में पार्टी द्वारा आयोजित वीबीजी रामजी जन चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही पेसा एक्ट का विरोध करते हुए कहा कि आदिवासी के सम्मान अधिकार के लिए पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को जामताड़ा के श्यामपुर मोड़ रानीडी पंचायत पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहां भाजपा द्वारा आयोजित वीबीजी रामजी जन चौपाल कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया, जहां ग्रामीणों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी किए जाने के बारे में चर्चा की और समग्र जानकारी दी। झारखंड नगर निकाय चुनाव, बिना वोटर आईडी के भी कर सकेंगे मतदान, ये 12 दस्तावेज आएंगे काम। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी 2026 को चुनाव होंगे और 27 फरवरी को मतगणना होगी। झारखंड म्युनिसिपल इलेक्शन उसी वोटर लिस्ट से होगा जिससे विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले जुड़े वोटर वोट कर सकेंगे। वोटिंग के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी पहचान जो है एपिक के माध्यम से की जाएगी। लेकिन जिनके पास वोटर आईडी नहीं है, वह 12 प्रकार के पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। पहला, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र। दूसरा, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो युक्त जो है मतदाता पर्ची। तीसरा, पासपोर्ट। चौथा, ड्राइविंग लाइसेंस। पांचवा जो है राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम जो स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला फोटो युक्त जो सेवा पहचान पत्र। छठा, बैंक पासबुक। सातवां, पैन कार्ड। आठवां, आधार कार्ड। नौवां जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। 10वां जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटो युक्त जॉब कार्ड। 11 जो है फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड और 12 जो है फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज शामिल हैं। 10 दिन बाद दावोस और इंग्लैंड दौरे से लौटे सीएम हेमंत सोरेन। 11,000 करोड़ निवेश की जमीन तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिन बाद दावोस और इंग्लैंड के विदेश दौरे से मंगलवार को रांची लौट आए। मुख्यमंत्री 17 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर गए। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में 18 से 23 जनवरी तक दावोस में रहकर WEF की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस वैश्विक मंच पर उन्होंने झारखंड को निवेश के लिए एक उभरते औद्योगिक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया।